देखिएगा, आज का लेक्चर्स काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम मस्ट है कि यहाँ से क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं। हाँ जी, यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। इसको पढ़ाने के बाद आप एक बार प्रीवियस का पेपर उठाइएगा और देखिएगा कि यहाँ से क्वेश्चंस क्या अब तक पूछा गया है। आज हम पढ़ाने वाले हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के साथ साथ हम बात करेंगे TIR के बारे में कि TIR क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहां से क्वेश्चंस आपके पेपर में देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ये आपका प्यारा चैनल फिजिक्स बाय अमित सर में आपका स्वागत है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, आपको हम बता दें कि सेकंड लेक्चर्स में मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन के बारे में बताया गया था द बेंडिंग, जब लाइट, कोई भी लाइट, ध्यान सुनिए, पहले हिंदी में सुन लीजिए, जब कोई भी लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है, when the light coming from first medium to second medium, then they are disturbed, वो अपने पाथ से डिस्टर्ब हो जाती है, अपने मार्ग से डिस्टर्ब हो जाती है। इस इवेंट को, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। When the light coming from first medium to second medium, then they disturb your path is called refraction of light। ये जिक्र आपसे किया जा चुका था प्रीवियस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, आज का जो टॉपिक है कि इसके कितने नियम हैं, क्योंकि लॉ को जानना बहुत जरूरी है। जितना इंपॉर्टेंट है उसको जानना, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लॉ को जानना। पहले हम बात करेंगे, देखिए लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है। इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम दे रहा हूं, ध्यान से समझिएगा सभी लोग। देखिए यह है आपका मिरर। मिरर लगाने का क्या फायदा होता है, मिरर लगाने का एक फायदा होता है कि यह मीडियम को चेंज कर देता है। ये ऊपर का मीडियम जो भी हो, नीचे का मीडियम जो भी हो, हम डेंसर मार रहे हैं तो ऊपर डेंसर हो जाएगा, नीचे आपका रेयर हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे ना। तो ये डिवाइडेशन होता है। डिवाइडेशन करने के लिए यहाँ पे क्या लगाते हैं हम लोग, मिरर लगाते हैं। मुझे एक बात बताओ, यह है नॉर्मल लाइन, नॉर्मल रे भी कह सकते हैं इसको, हो नॉर्मल रे, ठीक। ये आपका मिरर है। अगर कोई रे इधर से आ रही है, ध्यान समझिएगा, इधर से कोई रे आ रही है, रे, इसे कहते हैं इंसिडेंट रे। ध्यान से, ये सब बताया गया था आपको, क्या कहते हैं, एक बार मैं फिर क्लियर कर दूं, इंसिडेंट रे। और ये घूम जाती है, ये है आपका रिफ्रैक्टेड रे। क्या है, रिफ्रैक्टेड बोलते हैं इसको, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। मेरी बात को ध्यान समझिएगा कि इंसिडेंट रे क्या है, रिफ्रैक्टेड रे क्या है। कॉन्सेप्ट को अगर क्लियर कर लोगे आप, अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा तो दिमाग में सेट कर लेना कि इस बेस से कोई भी क्वेश्चंस आपके पेपर में किसी भी एग्जाम में पूछा जाएगा तो यहां से गलत आप नहीं करोगे। ध्यान सुनिएगा, या बोर्ड लेवल के साथ साथ नीट लेवल, जे लेवल क्वेश्चंस भी यहां से बनाए जाते हैं। तो एकदम कंसंट्रेट होकर मेरे साथ बने रहिएगा। अब बताओ, ये जो एंगल बनता है ना, इसे कहते हैं इंसिडेंट एंगल। क्या कहते हैं, इंसिडेंट एंगल। और यहां भी यहां जो एंगल बनता है ना, इसे कहते हैं रिफ्रैक्टेड एंगल। रिफ्रैक्टेड एंगल, ये सब बताया जा चुका था आपको। थोड़ा सा मेमोरी को आपको ताजा करने के लिए हम फिर एक बार इस डायग्राम को बनाए हैं, अंडरस्टैंड। तो ये सब प्रीवियस ईयर में आपको बताया जा चुका था कि इंसिडेंट रे क्या होते हैं, रिफ्रैक्टेड रे क्या होते हैं, इंसिडेंट एंगल क्या होता है, रिफ्रैक्टेड एंगल क्या होता है। इसको हम दिखाते हैं आई से और इसको दिखाते हैं आर से। इसी बेस पे इन्होंने दो नियम दिया, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। पहला लॉ क्या कहता है इनका, ध्यान से कंसंट्रेट होके देखिए, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, ये देखिए रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल रे लाइज ऑन सेम पॉइंट, सेम प्लेन। आपतित किरण
अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु से होती हुई निकलती है। मेरी बात को ध्यान समझिएगा। पहला क्या है? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, बस उसी का नाम लेना है जैसे आपने पढ़ा था। रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, कॉमा नॉर्मल रे, ठीक, लाइज ऑन द सेम प्लेन, सेम प्लेन। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कि पहला लॉ क्या है? ये दोनों कॉमन था, चाहे रिफ्लेक्शन का रहा हो और चाहे वो रिफ्रैक्शन का रहा हो, दोनों लॉ तो कॉमन था। लेकिन जो सेकेंड लॉ होने वाली है ना, वो इंपॉर्टेंट है, उसका भी और इसका भी। उसका आपने पहले देख चुका था। अरे उसका मतलब इसका, रिफ्लेक्शन का, परावर्तन का। ये क्या है? अपवर्तन है ना। तो यहां पे जो सेकेंड लॉ होने वाली है ना, सेकेंड लॉ का मतलब क्या? सेकेंड लॉ को ही कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का सेकेंड लॉ को कहते हैं स्नेल्स लॉ। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्नेल्स लॉ। सीधे सीधे आपके पेपर में पूछ लिए जाते हैं कि स्नेल्स लॉ क्या होते हैं, या आपको दे दिया जाता है, पहचानिए कि इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन है बाय स्नेल्स लॉ का। अब मुझे एक बात बताओ, स्नेल्स लॉ ये रहता है कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू एन। अब कितने लोगों के समझ में आया होगा कि एन सर क्या है? ये स्नेल्स लॉ है। एन को कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहते हैं इसको? इसे कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए बोर्ड आपका आने वाला है, बिल्कुल क्विक रिवीजन करिए, फटाफट फटाफट करते चले जाइए, ठीक है। और यहां से क्वेश्चंस आपकी मस्ट है कि इस बेस पर न्यूमेरिकल भी पूछा ही जाता है, तो इसको आप देखते रहिए। साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू एन। एन क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब कहेंगे सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। या कहीं पे लिखा होता है 1 and 2। 1 and 2 का मतलब क्या हो गया? जैसे आपने पढ़ा था ना कि जब कोई रे डेंसर से रेयर में आती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और जब रेयर टू डेंसर जाता है टूवर्ड्स द नॉर्मल, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में आता है तो अभिलंब से दूर चला जाता है, जब सघन से विरल से सघन जाता है तो अभिलंब के पास चला आता है। आपने ये पीछे वाले प्रीवियस वीडियो में आपने ये देख चुका। मैं यही आशा करता हूं ना कि आप प्रीवियस ईयर में पीछे वाले लेक्चर्स को आपने देखा हुआ है, तब ये समझ में आएगा आपको। अब बताइए कि साइन आई, आई का मतलब क्या? इंसिडेंट एंगल। साइन आर, आर का मतलब क्या? रिफ्रैक्टेड एंगल। और इसके बारे में जिक्र बार बार किया जाएगा, आगे भी दिमाग में सेट कर लीजिएगा। तो साइन आई और साइन आर, जो इनका रेशियो होता है ना, जो इनका जो रेशियो होता है वही होता है स्नेल्स लॉ। वो n कहो चाहे आप 1 and 2 कहो। 1 and 2 का मतलब क्या? रिफ्रैक्टिव, देखिए इसको पढ़ने का तरीका क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 टू मीडियम 2। 2 and 1 का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 टू मीडियम 1, ये होता है। तो मीडियम 1 आपने क्या माना है? अगर डेंसर माना है तो डेंसर को आप G लिख दो, और सेकेंड मीडियम को आपने रेयर माना है तो इसको आप A लिख दो, तो GNA हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास टू वाटर, या ऐसे भी कह सकते हो ANG। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर टू ग्लास, पढ़ने का तरीका सीखिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर टू ग्लास, या ये भी देखिए WNA, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर टू एयर, है ना। अगर एक मीडियम आपका डेंसर है, एक मीडियम आपका रेयर है तो ऐसे, या इसको ऐसे ANW, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर टू वाटर।
तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ये वीडियो उन सभी प्यारे बच्चों के लिए है जो एकदम बेसिक जानना चाहते हैं, यहां से आप देख सकते हैं, सबके लिए, ठीक है। क्योंकि बेस अगर आपका तैयार हो जाएगा तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसलिए आपको बेसिक दिमाग में सेट करके आपको हम पढ़ा रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। इसे कहते हैं अपवर्तनांक। हिंदी क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक। पहले मीडियम का दूसरे मीडियम के सापेक्ष अपवर्तनांक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते इसको। मीडियम पहला है, मीडियम सेकंड है। आई होप ये कंफर्म हो गया होगा कि अपवर्तनांक क्या होता है। अपवर्तनांक वर्ड तभी आता है जब आपका मीडियम बन जाता है। जब आपका दो मीडियम वर्क करना शुरू होता है, वहां पे अपवर्तनांक आता है। एक वर्ड आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ठीक है। तो यहां तक तो कंफर्म हुआ ना कि ये होता क्या है, स्नेल्स लॉ क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कितने नियम्स होते हैं, दोनों नियम मैंने आपको मेंशन किया हुआ है, ठीक है। द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसको आप नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। इसके बाद के लेक्चर्स फिर आज बताने वाले हैं आपको कैसे हम लोग बात करेंगे TIR पे। हाँ, एक बात और सुन लीजिए, पहले एक बात और सुन लीजिए। जैसे अगर इन लोगों का कभी भी एग्जाम में ना ऐसा रेशियो जाता है ANG और GNA, इनका रेशियो क्या होगा? इनका रेशियो हमेशा 1 होगा। अब कहेंगे सर कैसे? देखिए, ANG रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर टू ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास टू एयर, ग्लास से ग्लास कट गया, एयर से एयर कट गया, 1 आ गया। ANG का मतलब क्या समझे? ANG का मतलब क्या हो गया? NG/NA ऐसे लिखते हैं। AN1 N2 का मतलब क्या हो गया? N2/N1 ऐसे लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कहीं कहीं n से भी दिखाया गया है और कहीं कहीं म्यू से भी रिप्रेजेंट किया गया है। तो अगर μ2 लिखा हुआ है 1 μ2, तो इसका मतलब हो गया μ2/μ1। कंफ्यूजन मत होइएगा, हमेशा नीचे वाला हमेशा ऊपर होता है, ऊपर वाला हमेशा नीचे होता है, ठीक है। ये देखने के बाद खुद आपको डिसाइड कर लेंगे कि मुझे क्या करना है। अंडरस्टैंड? ये सब बातें दिमाग में सेट कर लो। एक एक पॉइंट को मैंने ध्यान देते हुए ये समझा रहे हैं ताकि ये आपको बिल्कुल क्लियर कट कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसको आप पॉज करिए और लिखिए इसको, ठीक है। और इनका जो रेशियो, इनका जो मल्टीपल होता है ANG GNA इक्वल टू 1। आप कहेंगे सर ये कैसे आया है? तो ANG, ठीक है, जो यहाँ रहेगा वही अगर यहाँ रहेगा, जो यहाँ है वही यहाँ है, तो कैंसिल होके 1 जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर जैसे ANG हुआ, GNW हो गया और WNA हो गया इक्वल टू 1। देखिए, G से G क्या हुआ? कैंसिल। W से W क्या हुआ? कैंसिल। A से A क्या हुआ? कैंसिल। देखिए, इन तीनों का रेस मल्टीपल भी क्या हुआ? 1 होगा। तो ANG इंटू GNA इंटू क्या? WNG इक्वल टू 1। ये सब न्यूमेरिकल बेस काम आएंगे, जब आपसे न्यूमेरिकल पूछेंगे तो काम आएंगे। इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम आगे का लेक्चर्स अब बताने जा रहे हैं कि TIR क्या होता है। अंडरस्टैंड? पोस्ट वीडियो एंड राइट डाउन। हो गया? अब देखिए, अब हम बात करने जा रहे हैं TIR के बारे में। इसे क्या बोलते हैं? TIR। TIR का मतलब क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके बारे में बात करेंगे और ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल दिमाग में सेट करके पढ़िएगा। इसे कहते हैं हिंदी में पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अभी TIR है क्या? रियल में देखा जाए तो TIR होता क्या है? आपके टॉपिक का, आपकी बुक का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है TIR। ध्यान से समझिएगा सभी लोग। एक बात बताओ, जैसे हम एक बना रहे हैं, 3 केस बना रहे हैं, 1 केस, 2 और 3। ये डायग्राम नहीं समझ में आएगा, अगेन मैं फिर दूसरा डायग्राम लेके समझाऊंगा। एक बात बताओ, ये पहला केस, दूसरा और ये तीसरा।
दिस इज द फर्स्ट केस, दिस इज द सेकेंड केस एंड दिस इज द थर्ड केस। ध्यान से मेरी बात समझिए कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसको क्या कहते हैं हिंदी में? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, परावर्तन। यह है कोई रे, यह है नॉर्मल रे, क्या है? नॉर्मल रे, ठीक, सब नॉर्मल रे बनाया गया है, ये सब नॉर्मल रे, और ये भी क्या है आपका? नॉर्मल रे, ठीक है। और ये डिवाइडेशन किया गया है, ऊपर मीडियम चेंज होता है, ऊपर मीडियम का डेंसर मान लो, नीचे क्या है? रेयर। ये डेंसर मीडियम है, सब डेंसर है। डेंसर का मतलब विरल माध्यम, ये सब डेंसर है। हमेशा डेंसर वाले ही के केस बनेगा, इसके लिए ध्यान दीजिएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए डेंसर वाला ही मीडियम बनेगा आपका। अब एक बात बताओ मुझे, एक बात को दिमाग में रखिएगा कि इसमें केस में क्या बनता है, इस केस में बेसिकली है क्या चीज, ये दिमाग में रखा। अब देखिए ध्यान से, ये है आपका डेंसर और ये है आपका रेयर, रेयर, ये है आपका रेयर, ये सब रेयर मीडियम है। सर क्या होता है TIR? ध्यान से देखिए, अगर कोई रे यहां से आ रही है, आपको पता है ना कि जब कोई रे डेंसर से रेयर में आती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर चली जाती है। देखिए टोटल नहीं आता है, कुछ इधर भी चला जाता है, ध्यान में रखिएगा, टोटल रे नहीं चली जाती है, कुछ इधर भी चला जाता है। वही जब इधर जाएगा तो वही होगा परावर्तन, नीचे अपवर्तन हो रहा है, इधर परावर्तन हो जाएगा। दिमाग में सेट कीजिएगा, ये नॉर्मल है, इसे कहते हैं इंसिडेंट एंगल I, और इसे कहते हैं R, यह है इंसिडेंट एंगल। मेरी बात को ध्यान से भैया समझिएगा, और यह है रिफ्रैक्टेड एंगल, 50 बार बता जा चुका है आपको, रिफ्रैक्टेड एंगल। एक बात बताओ मुझे आप लोग कि जब TIR का मतलब क्या है कि जब आप इंसिडेंट एंगल को बढ़ाते जाएंगे तो रिफ्रैक्टेड एंगल भी आपका बढ़ता जाएगा। यहां पहले केस में जो I की वैल्यू है वो R से क्या है? छोटा है। इंसिडेंट एंगल लेस है किससे? रिफ्रैक्टेड एंगल से। I की वैल्यू और बढ़ाएं, अगले केस देखिए, अगले केस में हम I की वैल्यू थोड़ा और बढ़ा दें, पहले यहां था, अब मैं यहां करने जा रहा हूं, I की वैल्यू को और बढ़ा दें। जब I की वैल्यू को और बढ़ा देंगे ना तो एक केस ऐसा आएगा कि I की वैल्यू को बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, ये थोड़ा सा आते आते यहां चला आएगा, तो एक केस आएगा ये भी तो बढ़ेगा। दिमाग में रखिएगा आप लोग कि जब हम I की वैल्यू को, इंसिडेंट एंगल की वैल्यू को जैसे जैसे बढ़ाएंगे, रिफ्रैक्टेड वैल्यू एंगल की वैल्यू बढ़ेगी, तो एक केस ऐसा आएगा कि बेचारा इसी पे पहुंच जाएगा, नॉर्मल लाइन पे, यहां पे, इस पे, ये I और ये C। तो इस केस को कहते हैं I = C। I = C का मतलब क्या हो गया? क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल कहते हैं, ये विशेष एंगल होता है जिस पर R की वैल्यू 90 डिग्री हो जाती है, उसे कहते हैं क्रिटिकल एंगल। वो विशेष एंगल जिस पर R की वैल्यू, वो स्पेशल एंगल जिस पर R की वैल्यू 90 डिग्री हो जाती है, उसे कहते हैं क्रिटिकल एंगल। एक नया नाम आपके साथ मिलेगा, क्रिटिकल एंगल। I = C, ये 90 डिग्री मिल जाएगी आपको। जब किसकी वैल्यू बढ़ाएंगे? आप इसकी वैल्यू बढ़ाते जाएंगे। इसकी क्या मतलब? इसकी इंसिडेंट, इंसिडेंट एंगल की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो ये रिफ्रैक्टेड एंगल बढ़ता 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 जाएगा और इस नॉर्मल, इस जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, प्लेन हो जाएगा इसके। इसे कहेंगे क्या? I = C। क्रिटिकल एंगल की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? 90 डिग्री के, ठीक है, सॉरी क्रिटिकल एंगल की नहीं, क्रिटिकल एंगल नहीं, रिफ्रैक्टेड एंगल की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री, ठीक है, I = C। तो उस केस में क्या हो जाएगा?
कि जो ये है वो सी के इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू 90 डिग्री, या सी इक्वल टू 90 डिग्री, या आर इक्वल टू भी लिख सकते हैं 90 डिग्री। ठीक, जब सी 90 स्पेशल एंगल को ही कहते हैं क्रिटिकल एंगल। अब बताओ, हमने आई को बढ़ाया, आर बढ़ा, आई को मैंने और बढ़ाया और आर और बढ़ा, आर और बढ़ा और बढ़ा, और एक स्पेशल कैटेगरी में, स्पेशल केस में ये आर जो है यहां पहुंच गया। तो बताओ, जब यहां पहुंच गया, ये कह सकते हो कि आई इक्वल टू क्या, आर इक्वल टू 90 डिग्री, सॉरी आई इक्वल टू नहीं, ये आर इक्वल टू 90 डिग्री। जब आर इक्वल टू 90 डिग्री, उस केस में आई इक्वल टू सी कह सकते हो, आई इक्वल टू सी। जो इंसिडेंट एंगल होगा वो क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो जाएगा। थर्ड केस देखिए आप, थर्ड केस देखिए, फिर हम क्या करने जा रहे हैं, इसको ऐसा बढ़ाएंगे, इंसिडेंट एंगल को ऐसा बढ़ाएंगे कि यह इस मीडियम में न जाकर, इस मीडियम में न जाकर जिस मीडियम से आया था उसी मीडियम में चला जाएगा। दिमाग में रखिएगा, इंसिडेंट एंगल की वैल्यू को इतना बढ़ाएंगे, इंसिडेंट एंगल की वैल्यू को, इंसिडेंट एंगल की वैल्यू को इतना बढ़ा देंगे कि ये जिस मीडियम से आया था उसी मीडियम में चला जाएगा। इसका मतलब कि जो आई की वैल्यू होगी वो आर से बड़ा होगा। पहले केस में आई की वैल्यू आर से छोटा था, दूसरे केस में आई की वैल्यू सी की इक्वल था, तीसरे केस में आई जो होगा वो ग्रेटर होगा आर से। ठीक है, तो इसे कहते हैं टी आई आर, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। यही होता है कि जब इंसिडेंट एंगल की वैल्यू को, जब इसकी वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे, एक केस ऐसा आएगा स्पेशल केस, इस स्पेशल कहते हैं क्रिटिकल एंगल, जिसके लिए आर की वैल्यू 90 डिग्री बन जाएगी, उसे क्रिटिकल एंगल कहेंगे। और आई की वैल्यू को जब और बढ़ा देंगे तो यह इस मीडियम को, इस प्लेन को जो आपको 90 डिग्री है उसको आपको, ठीक है, बढ़ के कहां चला जाएगा, उसी मीडियम में जिस मीडियम में वो आया था। ठीक है, ये होता है टी आई आर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस बात पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अलग अलग हमने केस लिया और अलग अलग आपको मैंने समझाया कि रिफ्लेक्स, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए रिफ्लेक्शन दिया है ना वर्ड, ये रिफ्लेक्शन वर्ड का मतलब क्या हो गया, रिफ्लेक्शन वर्ड का मतलब यही हो गया ना कि आप उसी मीडियम में आए थे, जिस मीडियम से आए थे उसी मीडियम में चले गए। ठीक है, इसे कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। व्हेन द इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टेड एंगल मस्ट बी ट्रांसमिट टू सेम मीडियम। ठीक है, उसी मीडियम में ट्रांसमिट हो गई जिस मीडियम से वो आया था। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, ये टी आई आर क्या होता है, ये किस बात पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है आपका इंसिडेंट एंगल कितना बढ़ा रहे हो, तो रिफ्रैक्टेड एंगल आपका कितना बढ़ रहा है। ठीक है, इसको आप यहाँ नोट कर लीजिए। इसके बाद का वीडियो पढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, वो रहेगा आपका एप्लीकेशंस ऑफ टी आई आर। टी आई आर की कितने एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, कहीं कहीं डायग्राम ऐसा ही बनाया गया है, कहीं कहीं डायग्राम को ऐसे बनाया गया है। थोड़ा सा डायग्राम की थोड़ा चेंज कर दें, ध्यान दीजिएगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए कहीं कहीं डायग्राम ऐसे भी दिया गया है आपकी बुक्स में, हमको लगता है देखने को बेसिकली यही मिलता है, ये। ठीक है, हम क्या करने जा रहे हैं, एक रे को यहां से भेजेंगे, ये मान लीजिए डेंसर है, ये इवेंट केवल डेंसर से रेयर में ही लागू होता है, ये आपका रेयर है, ध्यान दीजिएगा, डेंसर से रेयर में ये नॉर्मल लाइन है। तो जब कोई रे डेंसर से रेयर में जाती है, दिमाग में सोच लीजिएगा, ये आपकी बुक का जो डायग्राम बनाया गया वो है, जब कोई रे डेंसर से रेयर में जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से क्या होती है, अवे हो जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। पहला केस ये है, मान लो I1 की वैल्यू, ये है वैल्यू आपकी R1 की। ठीक है, दूसरा, फिर हम क्या करने जा रहे हैं कि फिर एक रे यहां से भेजेंगे, सेकेंड वाला रे, ये फिर ये लाइन नॉर्मल लाइन,
यहां जो आई की वैल्यू है वो लेस है R1 से। ठीक, दूसरा केस में फिर हम आई की वैल्यू को थोड़ा सा और बढ़ा देंगे तो ये यहां पहुंच जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आई की वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ाएंगे ना, आई की वैल्यू को I2 कर दे, ये आपका क्या हो जाएगा, आपका R2 हो जाएगा। आई की वैल्यू को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, दिमाग में रखिएगा, आई की वैल्यू को और बढ़ाएंगे, जब आई की वैल्यू को और बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा ना, ये जो है ये नॉर्मल ऊपर न जाकर यही चला जाएगा, देखिए यही। ठीक, I3, तो ये कहते हैं, इसे कहते हैं 90 डिग्री क्रिटिकल एंगल, ऐसा स्पेशल एंगल जिसके लिए इंसिडेंट एंगल की वैल्यू जो होगी ये क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाएगा। यहां पे I3 इक्वल टू C हो जाएगा। ठीक, और I की वैल्यू को अगेन जब बढ़ा देंगे फिर तो ये उधर ना जाकर इसी मीडियम में चला आएगा। ठीक है, इसी मीडियम चला आएगा। ये मान लो I4 है, किसके एंगल, ये C है। ठीक है, तो यहाँ पे I4 की वैल्यू C के से ज्यादा हो जाएगा। मतलब बेसिकली ये दिमाग में रख लेना, आप लोग इतना सेट कर लेना कि TIR होने के लिए इंसिडेंट एंगल के वैल्यू को हमको बढ़ाना है। अलग अलग 3 केस लिया मैंने, यहाँ I1 की वैल्यू लेस है, या I1 की वैल्यू, ये I3 की वैल्यू C के इक्वल है। C के इक्वल का मतलब क्रिटिकल एंगल, वो स्पेशल एंगल होता है जिस पर C क्या होता है, R क्या होता है, 90 डिग्री होती है। ठीक है, 90 डिग्री, इसे कहते हैं क्रिटिकल एंगल। अच्छा, क्रिटिकल एंगल को पार कर जाता है, तो उसी मीडियम में चला आता है जिस मीडियम से वो आया था। आई होप ये समझ में आया होगा दोनों डायग्राम, I4 इक्वल टू C। तो ये अलग अलग केस बनाकर आपके पेपर में पूछे जाते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। TIR क्या है, दोनों डायग्राम हमने आपको दे दिया है। जब उस डायग्राम समझ में आएगा उसको कर लीजिएगा, अच्छा इस डायग्राम समझ में आएगा इससे कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।